बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस साल के सिलेबस के हिसाब से ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, छोटे छोटे और कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे जिसको हम इस वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में भी। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर आप याद करें कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने क्या कहा था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने कहा था, जब मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट की हम बात कर रहे थे, तो हमने ये आपको मेंशन किया था कि ओरेस्टेड ने ये अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर कहीं भी करंट है तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या डेवलप होगा, उसकी वजह से डेवलप होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। और वो बताते वक्त भी हमने आपको मेंशन किया था कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट डेवलप होता है। तो अब वही जस्ट हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट का जस्ट रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पे करंट की वजह से डेवलप हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था फैराडे। उन्होंने 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दिया था। फैराडे इज़ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ओके, तो बेसिकली था क्या, फैराडे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्चुअली अगर आप नोटिस करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था इन 1820 और ये हुआ 1831, मतलब उसके बाद से ये आपका ऑब्जर्व हुआ था। फैराडे क्या था, फैराडे का एक कंसर्न था कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर या किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाए या उसको वेरी कराया जाए या मूव कराया जाए तो क्या होगा, या फिर अगर किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया जाए तो क्या होगा। तो बेसिकली इसी को ऑब्ज़र्व करने के लिए या इसी को उन्होंने क्या कहा कि जो क्यूरियसिटी थी उनकी कि क्या होगा अगर ऐसा किया जाए, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और जिसको हम फैराडे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऑल्दो सिलेबस में आपके इतना है नहीं, बट फिर भी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में था क्या कि उन्होंने एक कॉपर वायर लिया कॉइल फॉर्म में और उसको लाके एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और एक यहाँ पे बार मैग्नेट है, जहाँ तक आप देख रहे हो तो आपको चीज़ें क्लियर, ये बार मैग्नेट है, ऑब्वियस है, एक गैल्वेनोमीटर है और ये कॉइल वायर है। आप कहेंगे मैम आपने कॉइल वायर ही क्यों लिया? कॉइल वायर हमने इसलिए लिया ताकि जो करंट जनरेट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हम अमीटर भी ले सकते थे, हमने गैल्वेनोमीटर क्यों लिया? हमने गैल्वेनोमीटर इसलिए लिया क्योंकि अमीटर इज़ नॉट दैट मच सेंसिबल एज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मतलब कि अमीटर बहुत स्मॉल अमाउंट के करंट की तरफ सेंसिबल नहीं होता या वो नहीं डिटेक्ट कर पाता। गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, तो आपके एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी जो होती है वो बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अमीटर से आप डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं बता पाएंगे या डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बता पाएंगे। गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन ऑफ करंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि जब इस बार मैग्नेट को इस कॉइल्ड वायर की तरफ ले जाया गया तो फैराडे ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर में। उसके बाद जब इसको वापस रिवर्स डायरेक्शन में लाया गया तो देन देयर वाज आल्सो अ डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात कि जब इसको पास ले आया गया तो भी देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, और जब इसको दूर ले जाया गया तो भी देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि इस वायर में कुछ ना कुछ करंट जनरेट हुआ, तभी यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बेसिकली फैराडे ने ये कहा कि इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, it means
क्या होगा वहाँ पे, देयर विल बी अ करंट। अगर इस वायर के सराउंडिंग हम एक चेंज मतलब वेरिएबल, जो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रहा हो, चेंज होता हो रहा हो, आगे और पीछे ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस वायर में एक करंट जनरेट होगा और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट था नहीं, करंट इंड्यूस्ड हुआ, तो इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो करंट इस प्रोसेस में जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बार मैग्नेट ही मूव कराओ, आप बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख के इस कॉइल को भी मूव करा सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों रिलेटिव मोशन में होने चाहिए। एक चीज़ आपको हमेशा कॉमन मिलेगी कि रिलेटिव मोशन की बात होगी। अगर ये मैग्नेट है और ये कॉइल है तो इसको आप स्टेबल करके इसको मूव करा सकते हो, या इसको स्टेबल करा के इसको मूव करा सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्या है कि दोनों रिलेटिव मोशन में होने चाहिए, मतलब कॉइल के रेस्पेक्ट में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको एक्सपेरिमेंटली फैराडे ने कहा क्या कि जैसे ही हम इस नॉर्थ पोल को पास ले जाते हैं इस कॉइल के, तो होता क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही होती हैं, क्या होता है, ज़्यादा पास लाने पे सडनली क्या होंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, और ये इंक्रीज़ होने की वजह से, या हम कह सकते हैं कि चेंज होने की वजह से क्या हुआ, देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द एंड ऑफ दिस कॉइल। अगर हम ए बी मान लें तो इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से इनके दो एंड पे क्या होता है, इन दो एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, देयर इज़ अ व्हाट, करंट। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो होगा क्या, जब वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, तो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो कि वहाँ करंट उस वायर में फ्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ होती है कि जब हम इसको दूर ले जाते हैं इस कॉइल से, ठीक है, तो दूर भी ले जाएंगे तो क्या होगा, अब कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉइल तक पहुंच रही है। तो डिक्रीज हो, इंक्रीज हो तो भी देयर इज अ चेंज, डिक्रीज हो तो भी देयर इज अ चेंज। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली डेवलप्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या जनरेट करेगा या इंड्यूस करेगा, देयर इज इंडक्शन ऑफ अ करंट, और इसी करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ मैग्नेट ला के रख दिया और इसमें करंट जनरेट होना शुरू हो गया। यू हैव टू वैरी, यू हैव टू मूव दैट आइदर मैग्नेट और कॉइल। मतलब कॉइल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन में होना ज़रूरी है। रिलेटिव मोशन में होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ये क्या हो, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो, और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन ही होगा तभी जाके क्या होगा, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल या दीज टू एंड्स डेवलप होगा वो कॉइल के, और वो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या लीड करेगा, ड्यू टू इट विल लीड टू इंडक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें आता है, वो है आपका रिलेटिव मोशन का। मतलब कि कॉइल और मैग्नेट हमेशा रिलेटिवली मूव करते रहने चाहिए। या तो कॉइल स्टेबल हो तो ये मूव करे, या तो अगर कॉइल मैग्नेट स्टेबल है तो कॉइल मूव करे। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, किसी एक का मूव करना ज़रूरी है, इतनी बात समझ में आ गई। अब
ये जो है ये पूरा फिनोमेना को जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप ऑलरेडी लिखे हैं इसकी डेफिनेशन, तो सिंपली द जनरेशन ऑफ induced current in any coil when it is kept in a magnetic field which is continuously changing with respect to time। मतलब ऐसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को लाके रख दिया जाए जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ करंट, और उस करंट को हम बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट, और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से हमको क्या मिलेगा, देयर इज करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हो रहा था क्या कि करंट की वजह से हमको मिल रहा था मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हुआ था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट अ इंड्यूस्ड करंट। बात समझ में आ गई? दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे इनिशियली जब हम ये टॉपिक डिस्कस किए थे तो हमने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, आपको पता है। एक और चीज़, जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता रहे थे तो यहाँ पे देखो आपको करंट किस डायरेक्शन में डेवलप हुआ, यू डोंट नो, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो डेवलप हुआ होगा ना, तो किस डायरेक्शन में ये डेवलप होगा उसको हम फाइंड आउट करते हैं किससे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। किससे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पहले क्या था, लेफ्ट हैंड रूल, और अब क्या होगा, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल भी जैसे आपने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा वैसे आप राइट हैंड रूल पढ़ लीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो बेसिकली राइट हैंड रूल में हम क्या यूज़ करेंगे, कुछ तो चेंज होगा ना, जाहिर सी बात है, वहाँ लेफ्ट हैंड था तो वहाँ लेफ्ट हैंड यूज़ किया था, यहाँ राइट हैंड है तो राइट हैंड यूज़ करते हैं। लेट्स सी कि क्या है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में भी क्या है कि आप सिंपल सी चीज़ें, जैसे हम लेफ्ट हैंड में, आपको अपने राइट हैंड के ये तीनों फिंगर वैसे ही अरेंज करने हैं जैसे कि आपने लेफ्ट हैंड रूल में अरेंज किया। मतलब अरेंज योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन सच अ वे व्हाट, कैसे फील होगा, इन सच अ वे कि दे शुड अरेंज इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैनर। मतलब ये ऐसे अरेंज होने चाहिए कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने ऑब्वियसली जैसे आपने किया था और लेफ्ट हैंड रूल में वैसे ही अरेंज करना है। अगर आप थोड़ा सा क्लियरली देख लीजिए तो देखिए ये परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है इसके, और ये परपेंडिकुलर है इसके। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसा बोर्ड पे भी आपको दिख रहा होगा। खैर उतना सुंदर तो नहीं है बट फिर भी आप समझ लीजिए। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका इफ़ योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है कि आप देख रहे हो कि हमको मूवमेंट कराना पड़ रहा है इधर इन द मैग्नेट और इन द कंडक्टर या कॉइल। तो अगर ये आपके मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे एंड इफ़ योर फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then your middle finger will represent the direction of induced current। ये बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे मैम ये वैसे ही तो है, लेकिन वैसा नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड की बात करें तो आप इफ़ मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ़ करंट देन फोर्स, बट यहाँ पे इफ़ मोशन एंड इफ़ मैग्नेटिक फील्ड देन, ठीक है। तो ये दोनों इफ़ वाली कंडीशन में है और ये देन वाली कंडीशन में है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। अब इसको आप देख पा रहे हो ऐसे ही है। अगर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इन योर मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप समझिए कि अगर ऐसा कोई सेटअप हो जैसे हमने पहले किया था कि दो बार मैग्नेट ले लिया, इनके बीच में ऑब्वियसली मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ लाके हमने एक कंडक्टर रख दिया। अब सिंपल इस कंडक्टर में करंट अगर नहीं फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली इस पर कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, ठीक है।
लेकिन अगर क्या हो कि हम इस कंडक्टर को, मान लीजिए जस्ट लाइक ये मार्कर अगर कंडक्टर है तो इस कंडक्टर को मूव कराना शुरू कर दिए, ठीक है। अगर हम कंडक्टर को मूव कराएंगे तो ऑब्वियसली हमने क्या कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि किसी एक को भी मूव कराएंगे तो वहाँ पे करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा और वहाँ पे करंट डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम इसको आउटवर्ड और इनवर्ड अगर मूव कराना स्टार्ट कर दे तो ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे करंट जनरेट होगा, और अगर करंट जनरेट होगा तो किस डायरेक्शन में होगा वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो पहले केस में मान लेते हैं कि हम इसको इनवर्ड मूव करा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि इनवर्ड मूव करा रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है। मतलब ये ऐसे है तो अंदर की तरफ, समझ में आ गया। अब अगर अंदर की तरफ मूव कराए तो होगा क्या। अब आप देखो, आप अपना राइट हैंड यूज़ करो, ठीक है। तो अगर राइट हैंड यूज़ करेंगे तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आ गया ना, इधर है, ये इधर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इनवर्ड मोशन है, थंब आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन का डायरेक्शन, तो वो तो इनवर्ड है, हो गया। अब देखो आपका मिडिल फिंगर किधर जा रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ना, हुआ कि नहीं, किधर आ रहा है। आप देखो मिडिल फिंगर डाउनवर्ड गया है, मिडिल फिंगर किधर है, डाउनवर्ड है, तो इट मीन्स कि करंट जो होगा वो क्या होगा, आई डाउनवर्ड होगा। क्लियर है। अब हम इसका जस्ट अपोजिट एक और केस मान लेते हैं कि अब हमने जो मोशन कराया वो आउटवर्ड कराया। क्या क्या, आउटवर्ड कराया, मतलब जस्ट लाइक कि अब हम ऐसे मूव करा रहे हैं, ऐसे बाहर की तरफ। तो अब आप फिर वही देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, जिधर जा रहा है बाहर की तरफ है ना, हम इसको ऐसे मूव करा रहे हैं, तो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आपका मोशन को। तो मिडिल फिंगर किधर जा रही है, ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। देखो यहाँ पे मिडिल फिंगर ऊपर की डायरेक्शन में है कि नहीं। अरे यार हाथ ही टूट जाएगा ऐसे तो अरेंज करने में, बट आप समझ गए ना। इट मीन्स कि अब जो करंट का डायरेक्शन होगा इस केस में वो होगा अपवर्ड। क्लियर है, आप इसका यूज़ समझ गए कि राइट हैंड रूल का क्या यूज़ होता है। अब सिंस जैसे आप लेफ्ट हैंड रूल और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन पढ़े थे, वहाँ पे आप मोटर, आपको यहाँ पढ़ना होता था जनरेटर, ठीक है। बट ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अब सिलेबस से हटा दिया गया तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। वैसे आजकल आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में कम पढ़ते हैं, तो जितना कम पढ़े उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो जनरेटर आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो जनरेटर की हम बात करेंगे नहीं। तो बेसिकली ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि इफ़ योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन योर मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बट उसके सबसे पहले राइट हैंड के ये तीनों फिंगर ऐसे अरेंज होने चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। बात समझ में आ गई सबको। आई होप कि बहुत छोटी सी चीज़ है और ऑलरेडी इससे रिलेटेड आप लेफ्ट हैंड पढ़ चुके हो, तो लेफ्ट हैंड रूल मतलब लेफ्ट हैंड पढ़ोगे क्या, लेफ्ट हैंड तो है सबके पास, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब सिंपल इसके बाद आपको एसी और डीसी करंट पढ़ना होता था, तो वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया। डोमेस्टिक सर्किट आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट इसके बाद से कुछ है नहीं, बट एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी में दे रखा है, वो है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन की हम बात कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद से देखेंगे कुछ एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ऑल्दो तो इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर के कुछ है नहीं, बट एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है बेसिकली जो हमको आपसे डिस्कस करने हैं। तो पहले म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, म्यूचुअल वर्ड से आप क्या समझते हैं। म्यूचुअल वर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या समझेंगे। अगर म्यूचुअल वर्ड की बात करें तो म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, आपस में या एक दूसरे, मतलब मेरे किसी चीज़ से अगर आप अफेक्ट हो रहे हैं या आपकी किसी चीज़ से हम अफेक्ट हो रहे हैं तो ये म्यूचुअल है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम लोग। यहाँ पे ऐसा सेटअप लिया है बेसिकली, इसको एक कॉइल को हमने एक आयरन कोर पे रैप कर दिया है। कॉइल को रैप क्यों किया है, ऑब्वियसली करंट थोड़ा अच्छा हो, मतलब थोड़ा सफिशिएंट अमाउंट में या सिग्निफिकेंट अमाउंट में। आयरन को क्यों लिया है, क्योंकि वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो थोड़ा इम्पैक्टफुल हो, ठीक है।
तो एक प्राइमरी कॉयल है और यहाँ पे दूसरा एक, यहाँ पे हमने इसको बैटरी से और की से एक सीरीज़ अरेंजमेंट में अरेंज किया है, और इसके पास ही एक दूसरा सेकेंडरी कॉयल जिसको हमने नाम दिया है, इसमें हमने बैटरी अरेंज नहीं किया, इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेट ला के रखें, ठीक है, और इसको अगर हम मूव कराएं तो क्या होगा, इसमें एक करंट डेवलप होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है, और ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ये तो हमको पता है कि हम इसमें करंट, इसमें सिंस बैटरी कोई लगी नहीं है तो करंट जनरेट करने के इसमें हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे एक बार मैग्नेट लगाएं, इसको मूव कराएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन मिलेगा हमको गैल्वेनोमीटर में, मतलब इस पूरे कॉइल में हमको करंट मिल सकता है, ठीक है। एक चीज़ और हम आपको मेंशन करना भूल गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप जितना फास्ट मोशन कराएंगे रिलेटिव मोशन कॉइल और मैग्नेट के बीच में, उतना ज़्यादा करंट डेवलप होगा, और जितना ही स्लो होगा मोशन, रिलेटिव मोशन मैग्नेट और कॉइल के बीच में, उतना ही कम करंट जनरेट होगा। और रिलेटिव मोशन जब मतलब स्टॉप होगा या ज़ीरो होगा तो करंट जो होगा वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, मतलब ज़्यादा जितना रैपिड आप जितना तेज़ मूव कराएंगे उतना ही ज़्यादा करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो सकता है कि इसमें हमने ऐसे करा लिया। अगर किसी और तरीके की बात करना स्टार्ट करें तो जस्ट इसके पास ही हम ये एक सेटअप कर दिए कि कॉइल है। अब नॉर्मली तो जब स्विच ऑफ है, की को हमने ऑन नहीं किया है, तो हम क्या है कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने की को क्लोज़ कर दिया, मतलब सर्किट को क्या स्विच ऑन करने का मतलब है, तो स्विच ऑन करेंगे ऑब्वियसली इसमें एक करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली अब इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या होगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ना, ये पूरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी। समझ में आ गई बात? याद आया पुराना पढ़ा हुआ कुछ भी? हाँ, तो जब इसमें जैसे ही करंट फ्लो करेगा इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएंगी, और जैसे मैग्नेटिक में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो यहाँ पे एसोसिएट हो जाएंगी। अब सिंस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ एसोसिएटेड है, वो अगर इसके पास कॉइल रखा जाए तो इससे भी तो एसोसिएटेड हो जाएंगी ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे भी एसोसिएटेड हो जाएंगे। तो हमको एक गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखा, ठीक है। कब दिखा? जैसे ही हमने स्विच ऑन किया। समझ में आ गई बात? अब आप देखिए कि अब अगर आप स्विच ऑन रख रहे हैं, ठीक है, आपने ऑन कर दिया, इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, और फिर ये ऑन ही है स्विच, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्टिन्यूअस डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। क्यों? आइए इसको भी समझते हैं। जब ये स्विच ऑफ था, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़ीरो था, ठीक है। जैसे आपने स्विच ऑन किया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मतलब पहले जो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो था अब वो वहाँ पे कुछ तो आ गया ना। इट मीन्स कि क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो गया। और जैसे ही चेंज हुआ, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। लेकिन जब हम स्विच को ऑन किए रहते हैं और इसमें करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएट होती रहेंगी, तो फिर कोई चेंज तो नहीं हुआ ना, फिर तो चेंज हुआ ही नहीं। तो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब अब इस कॉइल के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा कैसे? तो इसका मतलब तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। हमको फिर से डिफ्लेक्शन कब मिलेगा? जब हम इस स्विच को फिर से ऑफ कर देंगे। स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी स्विच ऑन था, करंट जा रहा था, चल रहा था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड था। अब जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अगेन ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि फिर से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो गया इस कंडक्टर या इस कॉइल के अराउंड। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है किसी कॉइल के अराउंड, उस कॉइल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसकी वजह से हमको फिर से एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। समझ में आ गया? तो यही जो पूरा एक प्रोसेस है, इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसको थोड़ा आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो, और लेंज का 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेंज लॉ एंड ऑल, ठीक है। तो
अभी के लिए सिर्फ इतना ही आप समझ लीजिए कि क्या होता है। तो बेसिकली आप ये ज़रूर दिमाग में बैठा के रखिए कि करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तभी जनरेट होगा जब वहाँ पे देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब मैग्नेट ला के रख दिए तो नहीं होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराना है, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और इस प्रोसेस में हमने देखा कि हमने स्विच ऑन किया तो एक डिफ्लेक्शन मिला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ इस कॉइल के सराउंडिंग। और दूसरी चीज़, जब हमने स्विच ऑफ किया तो भी इस कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो भी हमको मिला करंट। लेकिन जब हम स्विच ऑन रखें कॉन्टीन्यूसली तो क्या हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। अगर आप लास्ट ईयर होते तो इस साल सिलेबस में से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, डोमेस्टिक सर्किट, और इसके अलावा एसी एंड डीसी करंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनरेटर आप का सिलेबस में नहीं है, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। तो यहाँ पे इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है। बचता क्या है इस चैप्टर में, अगर आप देखो तो एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ही आसान है, आपने की भी होंगी, बट 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा आपको डिस्कस कर देना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखें तो इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बहुत आसान सा है अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो। सिंपल से देखिए कि किधर उसको भेजा जा रहा है, उसको वेस्ट के डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, और वो डिफ्लेक्टेड किधर हो गया है, वो नॉर्थ की तरफ। मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। इट मीन्स करंट किधर चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है ना, मतलब करंट का भी डायरेक्शन यही होगा। तो इट मीन्स कि आपको करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, टुवर्ड्स वेस्ट। अब डिफ्लेक्ट किधर हो जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो अगर ये मान लो, जैसे अभी जहाँ हम खड़े हैं पीछे की साइड वेस्ट साइड है, तो मान लो कोई चीज़ वेस्ट की तरफ हो रही है और नॉर्थ, मतलब नॉर्थ मेरे इधर है, ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ कब डिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियसली इस पर कोई फोर्स लगा होगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगा है। तो बेसिकली जो फोर्स का डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है आप कह लो, वो किसकी तरफ है, वो आपका नॉर्थ की तरफ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। ठीक है, कुछ नहीं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए। लेफ्ट हैंड रूल लगाने आता है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, पहले तो आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, तीनों फिंगर्स को अरेंज करिए, और दूसरी चीज़ उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप पॉइंट आउट करिए, डायरेक्शन वेस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब वेस्ट है, तो ये मिडिल फिंगर आप देखो, मिडिल फिंगर हमने रखा है वेस्ट की तरफ, मेरे बैक के साइड में वेस्ट डायरेक्शन है। आप घर पे अपने वेस्ट के डायरेक्शन में ये करना। दूसरी बात, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, ठीक है, तो इधर हमने लगाया थंब को, किधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब ही तो रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ की तरफ। अब देखो, दिस इज मिडिल फिंगर दिख रहा है, ये है करंट के डायरेक्शन में, थंब हमारा है मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में, तो फोर्स फिंगर किधर जा रहा है, फोर फिंगर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो क्या जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रखा है, वहाँ पे आपको पॉजिटिवली चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम इसी एग्जांपल से, अगर ये चार्ज पॉजिटिवली ना होके इलेक्ट्रॉन मूव करता, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मतलब कि नेगेटिव चार्ज वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्या होता है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर ये
करके देखिएगा एक बार, हो जाएगा सिंपल। बस ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन दिया है, आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन आपके बैक से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की को कोई बीम है वो आपके बैक से आ रही है, तो उस केस में करंट का डायरेक्शन जो है वो आपके फ्रंट से आएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है, आई थिंक अब इस चैप्टर में और कुछ रह नहीं गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। और कोई कन्फ्यूज़न है इस किसी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी दिक्कतें थी मैंने ट्राई किया है कि वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, बट फिर भी इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ डाउट, क्वेश्चंस and whatever you want to share या whatever you want to clear, you can ask, you know it. तो thank you so